अगला सेम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की वसंत और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका पार्ट 2 दादी माँ। तो बच्चों, दादी माँ एक ऐसे रिश्तों की कहानी है कि जब आपके पास आपकी दादी, दादा, नाना, नानी जब होते हैं तब हम उनकी कीमत उतनी समझे ना समझे, लेकिन जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं तब हमें उनकी बहुत याद आती है। तो एक तो इस कहानी में ये भी हम आपको कहना चाहते हैं कि जो रिश्ते आपके पास हैं आपको उनका मूल्य समझना चाहिए। तो यहाँ जो लेखक है वो अपनी दादी से बहुत अधिक प्रभावित है, बहुत लगाव रखता है। तो इनके लेखक हैं दादी माँ के शिव प्रसाद सिंह। तो पहला दृश्य जो कहानी शुरू होती है वो ये है कि उसको पत्र मिलता है और दादी की मृत्यु का समाचार सुनकर वो बहुत दुख का अनुभव करता है। अब ये बता रहा है कि किस प्रकार से उसका बचपन निकला। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते 20 गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं प्राय अनमना सा हो जाता है। कहता है मैं जानता हूं कि मेरी कमजोरी क्या है। लेखक अपनी कमजोरी जानता है कि जैसे ही कोई छोटी सी कठिनाई मेरे सामने आती है मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। क्यों परेशान हो जाता है वो? क्योंकि वो बहुत अधिक जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसमें जीना नहीं जानता। तो इसलिए जरा सी कोई कठिनाई आती है तो उसे अपने घर और घर वालों की याद सताने लगती है। मेरे शुभचिंतक मित्र, शुभचिंतक मतलब भला चाहने वाले मित्र, मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना दे देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरी मजाक उड़ाते। कहते मैं जानता हूं जो मेरा अच्छा चाहने वाले मित्र हैं वो मुझे क्या समझते हैं कि भले ही वो मुझे खुश करने के लिए बताते हैं कि देख अभी आगे छुट्टियां आने वाली हैं तो कोई योजना बनाई जा सकती है, लेकिन जैसे ही मेरे पीठ पीछे मतलब मेरे बाद वो सब मुझे क्या कहते हैं कि मैं बड़ा कमजोर हूं, जरा सी भी विपरीत परिस्थिति से मैं घबरा उठता हूं। कह रहा लेकिन ये सच है, ऐसा है मेरे साथ। अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। कहता है मैं जब जो डिफिकल्टीज हैं उनके बारे में सोचता हूँ, ठीक है परेशानी निकल जाएगी, ज्यादा सोचने से क्या होगा ये सब, लेकिन होता क्या है जैसे मुश्किल आई मैं परेशान हो गया। बरबस मेरी आंखों के सामने शरद मतलब जाड़े की शीत किरणें यानी ठंडी ठंडी किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच पड़ती है। कह रहा लेकिन अब क्या हुआ कि मेरे हाथ जैसे ही मैं किसी परेशानी में होता हूं मुझे एक धुंधली सी छाया दिखती है। हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपको प्रतिकूल परिस्थिति में सबसे पहले याद आता है। वो कोई भी हो सकता है। किसी बच्चे के लिए उसके पिता होंगे, किसी के लिए दादा होंगे, किसी के लिए मामा होंगे, किसी के चाचा होगा, कोई ना कोई ऐसा मेंबर, किसी की माँ होगी, कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है, कोई ना कोई परिवार का सदस्य होता है जिसको हम प्रतिकूल परिस्थिति में सबसे पहले याद रखते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं और मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। मतलब ये इसमें कुछ महीनों के नाम आपको बताएंगे, क्वार, आषाढ़, अगहन, चैत, ये क्या है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान मतलब सीमा से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधकली घासे, घेऊर, बन, प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया। बता रहा है कि बरसात में कैसा होता है कि भाई दूर से जो घास पत्ते उसमें मिट्टी में मिलकर तो अजीब सी बदबू खुशबू सी छोड़ रहे हैं। तो कह रहा है मुझे वो विचित्र सी गंध छोड़ रहे हैं। कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। पहले बच्चे खेलते रहते थे ऐसे मिट्टी वाले पानी में और उनके जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो इतनी अधिक हुआ करती थी कि आसानी से वो बीमार भी नहीं पड़ते थे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं, अगहन में चिड़ोड़ा और गुड़ न मिले तो कोई बात नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो कोई अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में यदि इस महक झाग भरे जल में कूदने को ना मिले, वो कह रहा खाने की चीजों को मैं त्याग कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे बारिश में झाग भरे पानी में कूदना है और मुझे कूदने को कोई मना कर दे तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। ये अपने बचपन की बातें सोच रहा है।
मैं भीतर हुड़क रहा था मतलब बहुत मन कर रहा था मेरा। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जब ये छोटा है तब की बात सोच रहा है, कह रहा है 1-2 दिन में मैं बीमार हो गया पानी में नहाने से, और कह रहा है मुझे बड़ा मजा आता है जब मुझे हल्की बीमारी होती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर मतलब बुखार हो, सर में साधारण सा दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू मतलब साबूदाने की खिचड़ी हो। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता चला गया, रजाई पर रजाई, और उतरा 12 बजे के बाद। दिन भर मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ ही शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले झल में। पतले दुबले पतले स्नेह से सने हुए शरीर पर, मतलब ऐसा होता था जैसे प्रेम की प्रतिमा है मेरी दादी माँ, और शरीर पर सफेद किनारीहीन मतलब जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है, ऐसी धोती पहने, सन से सफेद बालों के सिरों पर सधे टपके हुए जल की शीतलता। सन मतलब बिल्कुल बिना डाई किए हुए सफेद बाल उनके, और सफेद बालों में से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा है, ऐसा लगता है उनका प्रेम टपक रहा है जैसे। उनके आते ही उन्होंने आते ही क्या किया, लेखक के सर और पेट को छुआ। फिर आंचल होता है ये बच्चों, आंचल, इसकी गांठ खोली और क्या किया, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। यानी उन्होंने क्या किया, किसी का कोई उसकी जो अदृश्य शक्तिधारी मतलब ईश्वर की, यानी किसी भी प्रकार का जो हम लोग वो करते हैं ना, जैसे साईं बाबा की विभूति, वो जैसे मुंह में डाली, फिर माथे पे लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा चलती, कभी चलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर मेरे बुखार का अनुमान करती। कहने का मतलब यह, दादी उसकी तरह तरह से देखभाल किया करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल से उसे छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो नहीं गई है, सारी बातों का ये ध्यान रखा करती। कोई बीमार के घर सीधे घर से आकर तो नहीं चला गया, यानी सीधे उससे नहीं मिला, लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान करती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यदि कोई बीमार होता उसके पास पहुंच जाती, और वहां भी उनका वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक के अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी विषुचिका होता है छूत की बीमारी। उन दिनों में भी रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, यानी वो गुग्गल धूप क्या होती है, जो धूप बत्ती हम लोग जलाते हैं जिससे खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, मतलब ये सब पूजा पाठ के काम, जो भी इस तरीके की आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो सारा काम दादी किया करती। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, या चादर या किसी तकिए के गिलाफ नहीं बदले गए, कवर नहीं बदले गए, वो पागल हो जाती गुस्से से। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है और मैस महाराज से खाना या अपने मन से खिचड़ी पकाकर दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, रोज मेरी नाड़ी देख लेते हैं। कुनैन मिक्सर की दवाई, जिसे ऐसी दवाई जिसके तीखेपन को देखकर ही बुखार भाग जाए। तो क्या कह रहे हैं, पहले कहाँ मेरी इतनी देखभाल होती थी दादी के राज में, और कहा अब मैं जब बड़ा हो गया हूं तो जब मैं बीमार होता हूं तो क्या होता है, शायद पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन वो स्नेह नहीं है, वो प्रेम नहीं है जो मुझे बचपन में मिला करता था। कह रहा अब इस बुखार को बुलाने को मेरा मन नहीं करता। अगला प्रश्न देखते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यानी जब वो कह रहे हैं, जब उनके बड़े भैया की शादी होने लगी तो दादी तो इतनी उत्साहित हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने सारा घर सिर पे उठा लिया, मतलब काम काम और प्रसन्नता से। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी आती। तो बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। क्यों? क्योंकि बड़ों से पूछ के हर काम करना था, और विशेष तौर पर कौन से जो हमारे शादी ब्याह के काम होते हैं वो तो हम सब बुजुर्गों के भरोसे पे ही करते हैं। तो कह रहा है इसलिए दादी कुछ करे ना करे, लेकिन हर एक को विधि विधान बताती कि इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है। तो क्या होता कि दादी अगर नहीं है तो ये पता लग जाता कि दादी नहीं है, बहुत कोई काम में गलती होने वाली है। एक दिन की बात है, एक दिन दोपहर को जब लेखक घर लौटा तो बाहरी निकसार में
दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, देखा तो दुखी हुई रामी चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, दादी माँ चिल्लाकर बोल रही थी। रुपए मैं आज सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों में नाक रगड़ती फिरी और एक पाई भी मुझे वापस नहीं की, अब लगी है आजकल करने में। अब वो क्या कह रही है रामी चाची, फसल आएगी तब दे दूंगी। फसल आएगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल बनेगी, कटेगी? फसल तो जा चुकी। तो कहने का मतलब ये है, रामी चाची ने दादी से उधार लिया था, वो उसको चुका पाने में अब असमर्थ थी, तो दादी उनको फटकार लगा रही थी। ये बात लेखक ने सुन ली। वो क्या कर रही थी, दोनों जो रामी चाची रोने लगी और बोली बिटिया की शादी है, आप दया ना करेंगी तो उसका निस्तार मतलब उसका उद्धार कैसे होगा। दादी बोली पढ़े हट, नहा के आ रही हूं अभी। अब इसने लेखक ने बोला अरे बेचारी गरीब है, दे देगी ना दादी। तो दादी ने उसको डांट लगा दी लेखक को, चल चल तू इधर से चल। बड़ा आया मुझे समझाने कि मुझे पता है किस तरीके से सख्ती से लोगों से बात करनी है। ये बात उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी, यानी वो ऊपर से काफी कड़क, ऊपर से काफी तेज हैं, जो उसकी दादी हैं। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, फिर मैं भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी, मतलब कि उनको खूब अच्छे से खूब संपन्न रहे वो। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई धन्नो चाची? उन्होंने कहा अरे मैं तो बस पूछ मत, मेरी तो उर्रिन हो गई, मतलब उधार से मुक्ति हो गई मेरी। उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में कहा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, मेरा पीछे का सारा रुपया उन्होंने माफ कर दिया और ऊपर से 10 रुपए का नोट देके बोली देख धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी, 5-10 के लिए जगह साइड ना हो, देवता है देवता बेटा। अब लेखक को बड़ी हैरानी हुई कि कहाँ तो उस दिन इतनी लड़ाई कर रही थी कि तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, सूद के पैसे दो, ये सब करो, और कहा पुराना पैसा भी माफ कर दिया और उसकी बेटी में अच्छा शगुन भी देके आई कि बेटी की शादी ना रुके। तो लेखक को समझ में आ गया कि उसकी दादी दिल की बहुत उदार है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, अरे वो तो आप बड़े लोगों का काम है भैया, रुपया देकर डांटे ना तो क्या लाभ। मुझे बड़ी हंसी आई, कह रहा मैं इस तर्क में हंसने लगा। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाया करती हैं। गीत में रात को अभिनय भी होता है, जिसमें बहुत सारे मतलब जो लेडीज संगीत होता है गांवों में, वो क्या होता है, वो बहुत सारा नाटक जैसे करते हैं। तो उसमें पूरा सारी पार्ट औरतें ही करती हैं। कह रहा मैं बीमार होने के कारण जा नहीं सका था। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने की बात पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की तो दादी माँ बिगड़ गई, कहने लगी क्या हो गया, लड़के से क्या पड़ता, लड़के और ब्रह्मा तो एक जैसे होते हैं, भगवान मतलब, वो तो उनको कुछ मत कहो। तो मुझे भी पास की एक चारपाई पर दादी ने चादर उड़ा के चुपके से लेटा दिया। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी और लग रहा था अगर जोर से हंस दूंगा तो भेद खुल जाएगा और मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। कह रहा लेकिन भाभी की बात पर हंसी न रुकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींची और कहा दादी ये कौन सा बच्चा सोया है, देखो तो सही। अब क्या हुआ, हाथापाई शुरू हो गई। तो दादी बिगड़ी कि लड़के से क्यों भिड़ रही हो। तो रास्ते में जब उसको लेखक को उन लोगों ने चिढ़ाया, उसकी भाभीियों ने, कि तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो ना, तो जैसे ही कोई इस प्रकार की बात होती वो दादी के पल्लू में जाकर घुस जाते। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी की एक अजीब सी बात आज कैसी मालूम होती है, कुछ कुछ बातें, परिस्थितियों का घटनाक्रम जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, दादी खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वो बहुत उदास रहने लगी थी। उन्हें सारा संसार धोखा सा मालूम देने लगा। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहते थे। मतलब दादाजी कहते थे कि पहले तू मरना फिर मैं मरूंगा, जिससे तुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। अब दादा की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त थे उनके, यानी कैसे धोखेबाज दोस्तों ने, शुभ चिंता ने स्थिति को और डावाडोल कर दिया। क्या हुआ कि दादा के श्राद्ध में दादी माँ ने बहुत मना किया, लेकिन लेखक के पिता ने उसमें बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। ये हमारे देश की एक बड़ी गहन समस्या, बड़ी दुखद बात है कि किसी के घर में पैसा है या नहीं है, आप 13वीं पर, आप उसके श्राद्ध में, आप उसकी मृत्यु पर इतना खर्च कर देते हैं। बहुत सारे लोग, बच्चों आप तो शायद जानते भी नहीं होंगे, इसमें कर्जे में डूब जाते हैं। तो हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि हम किसकी मृत्यु पर भोज करने न जाएं और उस खर्चे को बहुत नियंत्रित तरीके से करें। दादी माँ अक्सर उदास रहती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा हड्डियों में घुस रहा था। मैंने देखा गीली धोती पहने
कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़ के दादी माँ बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने कभी भी आंसू नहीं देखे थे। उसने किसकी नजर में दादी माँ कैसी थी? बेहद मजबूत। ठीक है, तो उसने देखा दादी माँ की आंख में आंसू है। थोड़ी देर तक तो ये बैठा रहा, उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, अरे तू कब आया बेटा? दादी माँ, एक बात पूछूं? हाँ बोल। तुम रो रही हो? लेखक ने पूछा। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। अरे तू जा, मुझे गर्मी सर्दी नहीं लगती। क्या है, दादा की पोते की बातचीत है। मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे। दूसरा चारा ही क्या है, रुपया तो कोई देता नहीं। यानी अब क्या हुआ, अब इन लोगों पर इतना उधार हो गया कि उनको कोई भी रुपये देने के लिए तैयार नहीं था। तो दादी माँ आई, किसको? लेखक के पिता को और लेखक के चाचा को और किशन भैया को। तो चाचा नहीं, किशन भैया। तो दादी माँ आई और दादी माँ ने उनसे क्या कहा? उन्होंने सोने की कोई एक चमकती हुई सी चीज निकाली, संदूक खोलकर बोली, तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। कहते हुए उन्हें उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, सहेज कर रखती आई हूँ, क्योंकि ये हमारे वंश की निशानी है। और उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग इतने समझदार होते थे कि आगे और पीछे की बातें सब सोच लिया करते थे। तो उन्होंने क्या कह दिया किशन भैया को कि तुम ये जो मेरे सोने के कंगन है, जो दादाजी की आखिरी निशानी दादी के पास बचे थे, उसको बेचकर अपना कर्जा चुका दो। ऐसा मत करो कि कर्जे की वजह से तुम दोनों, जो लेखक का पिता और बड़ा भाई किशन है, वो परेशान है। उन्होंने कहा नहीं, तुमसे सब कर्जे चुका दो, मैं कंगन के बिना भी रह लूंगी। जबकि उनको बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था उन कंगन को देने में, क्योंकि वो दादाजी की आखिरी निशानी थे। सचमुच मुझे दादी शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। कह रहा, मुझे दादी ऐसी लगी मानो कोई शापग्रस्त देवी हो। देवी कौन है? भगवान हो। धुंधली छाया विलीन हो गई, मतलब धूमिल हो गई। मैंने देखा दिन बहुत चढ़ा आया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी सी काली पंखे, घिनौनी मतलब जब घृणा आती है, जिससे घिन आती है, काले काले पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। और हाथ में अभी भी उसके किसके हाथ में? दादी माँ का, उसका किशन भैया का पत्र है। लेखक के हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। जो पत्र क्या कह रहा था? जिस पत्र में क्या था? जिस पत्र में ये लिखा हुआ था कि दादी माँ अब नहीं रही। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार खुद से पूछ रहा था, यानी लेखक ये सुन के इतना दुखी हो गया था कि क्या दादी माँ अब नहीं रही। इस बात पर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दादी माँ की मृत्यु अब हो चुकी है। तो आप जानते हो ना, तो लेखक को जो आपका मूल बिंदु है वो क्या क्या है? लेखक की बचपन की बीमारी, लेखक की बड़े होने के बाद की बीमारी, दादी माँ का से उसका रात दिन प्रभावित रहना, दादी माँ का कड़क स्वभाव भी उसको क्या करता था? बहुत आकर्षित करता था। और अंत में क्या है? दादी माँ ने दादाजी की निशानी कंगन अपने उनको कर्जा उतारने के लिए दे दिए। ये उनका सबसे बड़ा त्याग लेखक की नजर में था और लेखक बहुत दुखी था कि अब उसकी दादी माँ नहीं रही। तो ये था बच्चों हमारा प्रसंग। जैसा मैंने आपको बोला, इससे शिक्षा यही है कि आप अपनी दादी माँ के जीवन से सीख लें, उनके प्रति लगाव रखें। मरने के बाद अगर आप उनके लिए कुछ करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। जीते जी लोगों का के रिश्तों की मूल्य को समझें। ठीक है, तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार।